उत्तर प्रदेश की विधानसभा से प्रदेश की राजनीति का रोड मैप तय हो रहा है और लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में सिमटती जा रही है। जो दो और प्रमुख दल हैं, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, वो इस महायुद्ध में सपा वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस सपा के महायुद्ध, राजनीतिक महायुद्ध में कहीं ऐसा लगता है कि अननोटिस्ड से हैं। उनकी भूमिका कोई ऐसी दिख नहीं रही जिससे माना जाए वो ट्विटर पर तो है, थोड़ा बहुत ट्वीट करते भी हैं, लेकिन वैसी भूमिका नहीं दिख रही कि लगे कि चतुष्कोणीय लड़ाई है या त्रिकोणीय लड़ाई है। अभी लड़ाई, आप उसको योगी वर्सेस अखिलेश कहिए, भाजपा वर्सेस सपा कहिए, कुछ कहिए, लेकिन है दो ही दलों के बीच। अखिलेश यादव ने ये पहले आपको याद होगा कहा था कि भाई रामचरितमानस की कुछ जो चौपाइयाँ हैं जिन पर मसला उठाया था स्वामी मौर्य ने, उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा सदन में। अखिलेश जी ने कहा था कि इन चौपाइयों का मतलब क्या है और आप बोल के दिखाओ सदन में। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हम भी शूद्र हैं, हम शूद्र हैं कि नहीं है ये भी हम मुख्यमंत्री से पूछेंगे सदन में। लेकिन ना अखिलेश यादव ने इन दोनों चीजों से अपने भाषण में परहेज किया और उन्होंने परहेज नहीं किया। शिवपाल सिंह यादव ने भी वही लाइन और लेंथ पकड़ी। जी, दो चीजों की बात अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर की थी कुछ वक्त पहले, रामचरितमानस और गर्व से कहो हम शूद्र हैं, इन दोनों मसलों से उन्होंने विधानसभा में खुद को अलग कर लिया और सारा फोकस ले आए जातिगत जनगणना पर, यानी जात की गिनती होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तय किया कि गांव से लेके और विधानसभा तक केवल यही मुख्य मुद्दा रखा जाए कि जाति की गिनती करो, किस जात के कितने लोग ये गिनती में आना चाहिए। भाजपा जानती है कि सीधे सीधे इस मुद्दे पर सीधे टकराना तो ठीक नहीं, तो उसने एक बाईपास रूट देखा और सरकार ने सदन में कह दिया कि जनगणना कराने का काम केंद्र का है, राज्य का नहीं। केंद्र जो जैसी नीति लाएगा उसी के हिसाब से काम होगा। ये कह के बीजेपी ने अपने को राज्य में इस मुद्दे से सीधे टकराने से अलग कर लिया। बीजेपी का मुद्दा दूसरा है, उसका मुद्दा है राष्ट्रवाद, उसका मुद्दा है हिंदुत्व, उसका मुद्दा है कानून व्यवस्था। और आप कह सकते हैं कि जो एक मुस्लिमों के जो कुछ बड़े अपराध जगत में जो कुछ बड़े चेहरे हैं, उनके विरुद्ध जो योगी सरकार का अभियान रहा है, वो एक उसका मुद्दा है। इस तरह से भाजपा ने अपने मुद्दों का एक रेनबो तैयार किया है। अखिलेश यादव ने रेनबो के चक्कर में नहीं पड़े, वो उन्होंने कहा सीधे केवल इसी बात पर टिको कि जातिगत जनगणना कराओ। अब इसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी है जो 10-12 साल से 15 साल से लगातार कह रही जातिगत जनगणना कराओ, लेकिन अखिलेश यादव की मांग पर वो कह रहे कि भाई जब ये सरकार में थे तो इन्होंने क्यों नहीं करा दी। यही बात अपना दल के आशीष पटेल कह रहे और भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी ढोंग कर रही है। अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का जो ये एक पुनर्मिलन हुआ है और आज सदन में शिवपाल जी भी
बड़े तेवर के साथ दिखाई दिए हुंकारते हुए। उनमें और ब्रजेश पाठक में नोक झोंक हुई, सदन में हंगामा रहा। तो कुल मिला के धार्मिक मुद्दों से अलग हटकर विशुद्ध सामाजिक मुद्दा जात की गिनती, इस पर सपा ने अपने को लाकर फोकस कर लिया है। भाजपा के पास अपना मुद्दों का एक रेनबो है, जिसको आप राष्ट्रवाद की छतरी कहिए, हिंदुत्व की छतरी कहिए, वो उसके नीचे खड़ी है, और बाकी दल अभी पवेलियन में है। अच्छा, जातिगत जनगणना में एक चीज और समझने की है इस मांग के पीछे, जो दलित नेता हैं वो अंदर से इस मुहिम के साथ नहीं खड़े होंगे। कहेंगे कि होना चाहिए, ठीक है, जैसे मायावती जी ने भी ट्वीट कर दिया, और ना आदिवासी। इसकी लड़ाई में विशुद्ध रूप से पिछड़े नेता, पिछड़े वर्ग के नेता रहेंगे, क्योंकि उन दोनों को ये लगेगा कि भाई अभी जो रिजर्वेशन है, एक अगर जनगणना हो गई मान लीजिए हाइपोथेटिकली, तो फिर इसकी संख्या का असर आरक्षण पर पड़े, इसके लिए अभियान होगा। तो जिनको ऑलरेडी मिल रहा है वो क्यों चाहेंगे कि और बढ़ावा हो इधर। इसलिए एक ये समस्या है। मुझे लग रहा है इसके लिए देश के पिछड़े वर्ग से जुड़े जो नेता हैं वो फ्रंट रो में रहेंगे। बाकी के लिए मुश्किल है, जो आरक्षित वर्ग है वो इसके साथ खड़ा हो। समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन और लेंथ डिफाइन कर ली। रामचरितमानस, हम गर्व से कहो हम शूद्र हैं, उन सब की गलियों को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के उस पर आई है मुख्य सड़क पर। बाकी सब उसने छोड़ दिया पिछले 2 महीने में, जिन मुद्दों में वो भटकी या उलझी। इसीलिए आपने देखा होगा अखिलेश जी ने कहा था कि मैं रामचरितमानस के संदर्भ में भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि दोहा पढ़ के सुनाओ, और ये भी कहा था मैं पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं। उन्होंने इस बार दोनों चीजों से परहेज किया और खुद को केंद्रित रखा जातिगत जनगणना। एक सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मुद्दे को चुन लेना एक विषय होता है, उस मुद्दे पर टिकना दूसरा चरण होता है, और तीसरा चरण होता है उस मुद्दे को टॉक ऑफ द टाउन, यानी जनता के विमर्श का व्यापक मुद्दा बना देना, एक जन आंदोलन पैदा कर देना। तीनों चरण एक जब ठीक से परफॉर्म हो तो जाके कोई बड़ा मुद्दा बनता है जो चुनावी राजनीति से लेके सामाजिक व्यवस्था तक को प्रभावित करता है। भाषणों से और ट्विटर से और फेसबुक से मुद्दे नहीं बनते, और बन भी जाएं तो उनकी लाइफ बहुत कम होती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, काम खत्म। आप देखिए देश में जो भी बड़े मुद्दे बने उनमें सालों की तपस्या लगी, तब जाके वो मुद्दे फल देने वाले बने। फल मतलब चुनावी फल देने वाले। अब माना जाए कि समाजवादी पार्टी मोटे तौर पर इस मुद्दे पर टिकेगी 24 तक, या बीच में कोई मौर्य जी फिर खड़े प्रकट हो जाए और फिर कोई, ऐसा तो नहीं ना। मैं बाकी मेहमानों के लिए भी स्पष्ट कर दूं, मैंने ये इसलिए ये बहस में ये कहीं नहीं कहा अपने उसमें संबोधन में कि एक ही मुद्दा रहता है ना। अरे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही मुद्दा थोड़ा, 10-5 मुद्दे सप्लीमेंट्री जेब में रहते हैं, उनकी भी पर्ची खोल दी जाती है कि रामलाल को ऐसा क्यों किया, श्यामलाल को ऐसा क्यों, मुद्दे भी चलेंगे। लेकिन एक मुख्य मुद्दा होता है जिस पर पार्टी अपनी सारी व्यूह रचना करती है। ठीक समझने के लिए सबको समझा दे, राम जन्मभूमि का आंदोलन ले लीजिए, तो ऐसा तो नहीं था बीजेपी ने बाकी मुद्दों के आंख बंद कर ली थी। कहीं टेम्पू पलट जाता था तो उस पर भी बोलते थे कि भाई टेम्पू कैसे पलट गया, लेकिन मुख्य मुद्दा था राम जन्मभूमि। जैसे अब अखिलेश यादव ने चुना है, तमाम मैं कहूंगा कि तमाम वैचारिक भटकाव के बाद अब एक मुख्य मुद्दा मुझे लग रहा है वहां पर सपा टिकेगी आकर। क्या? क्योंकि सपा के साथ विचलन की समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से वो मुद्दे बदल देती है। मनमोहन सिंह के समय में जनगणना हुई
कहा गया कि भाई सरकार ने आंकड़े तो जुटा लिए लेकिन सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। ठीक, लालू जी भी उसमें सदन में थे, मुलायम सिंह जी थे, शरद यादव थे, जिसका उल्लेख कभी अखिलेश जी कर रहे थे। चलिए वो तो नहीं जारी किए, नहीं किए, और शायद ये लोग भी उस वक्त उतने मन से नहीं मांग कर रहे थे, वरना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इनके समर्थन से ही सरकार चल रही थी। तो और चीज़ों के लिए जैसे गिरबान पकड़ लेते थे कांग्रेस का, वैसा नहीं होगा। भाषण में कहा कि भाई जारी करना चाहिए, पिछड़ों का मसला है, दलितों का मसला है, लेकिन हुआ नहीं। अब जो नए सिरे से मांग उठ रही है, कांग्रेस इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? जो दल सत्ता में रहे ना, उमेश यादव को एग्जेम्पशन मिल सकता उनकी पार्टी को, वो सरकार नहीं चलाए, लेकिन जो लोग सत्ता में रहे, लालू जी और उनका परिवार 15 साल अखंड निर्बाध सत्ता में बिहार में रहा, दूर दूर तक कोई माई का लाल नहीं। क्या तब जाने कितनी बार गणना करा लेते, एक बार छोड़ो, कुछ ही महीने काम है ना इसमें गणना में, कौन 10-20 हजार साल लगते हैं? नहीं कराए ना। समाजवादी पार्टी के आंगन में 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टरशिप रही, 4 बार, और कांग्रेस तो जन्म से शासक रही। ये तो अब वक्त खराब आया है कांग्रेस का, लेकिन अभी भी वहां राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, वहां तो कोई रोक नहीं सकता। चाहे जैसे जिस रंग की चाहो गणना कराओ और करा के देश के सामने रखो। कम से कम नीतीश कुमार इतना वो तो किए। हाउस में समाजवादी पार्टी ने आपके नेता से भी पूछा कि आप किधर हो, उनने कहा भाई आपने हमको भगा दिया। ठीक, जो सच था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। नहीं तो अब भाग के किधर हो, एक तो सवाल ये, भाग के कहीं तो पहुंचे होंगे, एक तो कहां पहुंचे भाई? ठीक है, इस सड़क से भगाया, दूसरे में गए, कौन सी सड़क पे गए वहां बताओ। दूसरा ये जो मसला है, ओम प्रकाश राजभर इस बात को सुन लो भाई, ओम प्रकाश राजभर इस बात को उठाते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण का वो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दोबारा से होना चाहिए। और वही बात अखिलेश यादव करे तो फिर तो आपका और उनका मेल मिलाप नहीं हो जाना चाहिए था। ये जो 17 जातियों वाला मसला है ना, अव्वल तो भोली भाली जातियों के साथ राजनेताओं का खेल कोई नया नहीं है, कई दशकों से खेल रहे राजनेता जातियों के साथ। जाटों को भी आरक्षण दे दिया था चुनाव से पहले मनमोहन सिंह ने, लेकिन ऐसा कागज लिखते हैं जिसमें 100% गारंटी हो कि कोर्ट में फंस जाए, क्लियर ना हो कोर्ट से ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी, बोले जाटों को आरक्षण दे दिया, पता था अभी दिया, कल हाई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, परसों गिर जाएगा, गिर गया। आप भाषण दे रहे हैं, बोले हम क्या करें, हमने तो दिया, लेकिन कागज ठोक बजा के ऐसा बनाते। 17 जातियों वाला मसला हर बार एक ही कमी के चलते कैसे वापस हो रहा है? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या सरकारों में? यहां से पता लगता है कि मन नहीं है उस चीज के साथ। पॉलिटिकल गिमिक करना चाहते हो, पता है कोर्ट टर्न डाउन कर देगा। जातिगत जनगणना होगी नहीं होगी भविष्य जाने, लेकिन आपका और सपा का जो मुकाबला है उसमें सपा ने अपनी तरफ से अपना वो बता दिया कि भाई हमारी तरफ से ये रहेगा। क्या आपकी तरफ से क्या रहेगा भाई? जवाबी कीर्तन अगर होना है तो उनने बता दिया हम भाई फलाने टाइप के भजन सुनाए में रहेंगे, अब आपको भी चुनना पड़ेगा। हम आपकी बात मान लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर ले जाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं, ठीक बात है, करना चाहिए, इसीलिए हम लोग भाई वोट देते हैं, किसी भी सरकार को बनाते हैं। अगर इसमें जातिगत गणना का आंकड़ा भी आ जाए तो क्या कोई नंबर 1 बनने में रुकावट है? ऐसे तो रुकावट की बात नहीं है, पर खत्म करिए ना से लोग हरे सब ये भी करा दीजिए इन लोगों ने। अच्छा, मुझे लगता है आगे आने में, अरे मनोज यादव जी, आगे आने वाले समय में भाजपा मंच से न सही प्रचार में जो माउथ टू माउथ कैंपेन होता उसमें ये भी कह सकते कि हाथी के पांव में सबका पांव। जब पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री ही बना दिया देश का,
तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक वैलिड, थोड़ा वजनदार, चूंकि देश में मुख्यमंत्री तो बहुत हैं, ठीक है ना, जितने राज्य उतने मुख्यमंत्री, छोटे बड़े सब मिला के, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत बड़ी कुर्सी होती है, एक ही होता है। ये दिक्कत विपक्ष के लिए हो जाएगी अगर भाजपा ने इस बिंदु को, इस कार्ड को प्ले किया थोड़ा लाउडली कि हमने तो प्रधानमंत्री ही ओबीसी दे दिया, वरना जवाहरलाल नेहरू से लेकर गिन के देख लो। तब नवीश को जब वो हाँ कहेगी और कराएगी तो भी प्ले कार्ड उसी के हाथ में होगा कि हमने किया। मांग किसने की वो बात कि नहीं आती जब तक क्या बराबरी पर ना हो। मनोज भाई आ रहे हैं आपके पास, मनोज यादव। और एक चीज मैं और कहूंगा, ये सारे राजनीतिक दलों के लिए है, मुद्दे बिना फूले हुए गुब्बारे होते हैं, कांग्रेस के लिए भी और सबके लिए, हर पार्टी के लिए। उनमें फेफड़ों की ताकत लगा के फूंकना पर हवा भरनी पड़ती है, तब जाके मुद्दे जागृत होते हैं। ठीक, मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजनीतिक प्रस्ताव में लिख देने से, ट्विटर पर बोल देने से, टीवी की डिबेट से नहीं बनते। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना विपक्ष में अब इतनी धैर्य है कि किसी मुद्दे को सेना पड़ता है? ठीक है ना, बहुत समय लगता है उसमें। अब विपक्ष भी अधीर है, उसको मैगी टाइप का कुछ चाहिए, बस 2 मिनट में बन जाए तो बताओ। अब ये मुद्दे तो 2 मिनट में बनते नहीं, इनमें तो सालों साल संघर्ष होता है, तब कहीं जाके एक मुद्दा फलक पर आता है। आपको लगता है कि अब वो स्थिति है कि उतने पेशेंस के साथ देश भर में जातिगत जनगणना के लिए विपक्ष मांग करके एक माहौल बना पाएगा? कांग्रेस को ऐसा लगता है? मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने धूल भी नहीं फूंकी। वो तो भला हो भाजपा और लेफ्ट वालों के समर्थन से जो कुर्सी पाई विश्वनाथ प्रताप ने, वो मंडल कमीशन लागू कर दिए, जो आज पिछड़ों के लिए गीता है, बाइबिल है, कुरान है। उससे पहले क्या था? क्या था? मनोज टीवी पे नहीं बैठ पाते कभी, 50 साल भी राजनीति करते, टीवी पे नहीं आते। हमने, अरे रुक जाइए विकास, जब नहीं, हमने मंडल का युग भी देखा, मंडल से पहले का भी देखा। और एक बात कह दूं, गूगल में नहीं होगी ये, विश्वनाथ प्रताप सिंह से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी अच्छी बात है, मैंने उनसे कहा विश्वनाथ प्रताप सिंह से कि विश्वनाथ जी, आपने और लाल कृष्ण आडवाणी ने में एक समानता है। बोले क्या? मैंने दोनों ने सिंगल स्ट्रोक में देश की राजनीति बदल दी। बोले हाँ चलिए, यह नई बात आपने बताई, मान लेते हैं। बोले लेकिन हम उनसे थोड़ा सीनियर है। मैंने कहा कैसे? पंडित जी आप भी सुनिएगा, यहां पर मैं वीपी सिंह को का योगदान देखता हूं पिछड़ों की राजनीति में, बाकी किसी का नहीं। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी का जय श्री राम मैं करूं, ये मेरे ऊपर बाध्यता नहीं है, मेरा मन है बोलूं नहीं बोलूं क्या। लेकिन बोले मैंने जो काम कर दिया अग्निहोत्री जी, उसमें आडवाणी जी को भी बोलना पड़ेगा, सोनिया जी को भी बोलना पड़ेगा। मंडल उन्होंने नाम गिनाए, बोले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हमारे कारण, लालू, मुलायम, ऐसे उन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए। क्या? बोले मैंने देश की धारा ही बदल दी, और आज के लिए नहीं, बोले मेरे मरने के 200 साल बाद भी यही धारा चलेगी। तो ये काम कांग्रेस तो नहीं करके गई थी। राजीव गांधी 2-2 हाथ करके जो निकले थे, ठाकुर वीपी सिंह वो किए थे। ये तो समझो, जो बता रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत पिछड़ों के लिए आंदोलन किया, बहुत लड़ाई लड़ी दलितों के लिए, वो रिपोर्ट तो बहुत पहले आ गई थी बीपी मंडल की। मैं उस बहस में नहीं जाता कि क्यों लागू की, किस कारण थे, तात्कालिक छोड़िए, लेकिन बड़ा कदम तो था ना, साहस। वो साहस पहले की सरकारें क्यों नहीं जुटा पाई? सरकार तो कांग्रेस के पास थी। इसलिए मंडल की जब बात आएगी तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा होना होगा विकास जी, उसके लिए विचलन की स्थिति नहीं है। इतिहास बड़ा निष्ठुर होता है, वो हमारे आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से थोड़ी चलता है। पानीपत की लड़ाई में कौन जीता कौन हारा ये मैं तय कर दूंगा क्या? नहीं, वो तो लिख गया जो तय होना था। कई बार होता है कि एक झटके में वो चीजें भी हम समेट लेते हैं जो दूसरों के आंगन की होती हैं। मनोज यादव जी ने कहा कि भाई पिछड़ों के, दलितों के
नेता, फिर मायावती जी क्या करेंगी? फिर आप उनका घर खाली कर देंगे? अगर पिछड़े भी आप लपेट लोगे, अरे दलित भी, तो फिर मायावती जी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगी? फिर वो किसकी नेता है? नावेशी को ये बड़ा गड़बड़ है। अब बता, मनोज यादव ने एक झटके में सब समेट लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं दूसरे के लिए। बोले आदिवासी भी, पिछड़े भी, दलित भी, सब। अब मुसलमान नहीं क्या? तो बोले 90% के नेता हम। तो अब मायावती जी नाराज नहीं होंगी तो क्या करेंगे? फिर उनको 4 ट्वीट करने पड़ेंगे कि मैं कहाँ बताने के लिए। मायावती जी नहीं, उनकी पार्टी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती कि तराजू बराबर पर रहे। कोई पार्टी ऐसी नहीं, मुझे विकास बाबू की पार्टी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है दिल्ली में, पार्लियामेंट एनेक्सी में, जिसमें मैं खुद था। ठीक, जितेंद्र प्रसाद उसके सूत्रधार थे, जतिन प्रसाद के पिताजी हैं, और कांशीराम और कांग्रेस में पैक्ट हुआ था। उसी दिन हम समझ गए थे कि कांग्रेस का अब मामला खत्म, उत्तर प्रदेश में तो खत्म। और मेरी भविष्यवाणी देख लो, तब से आज तक कांग्रेस यूपी में पनपी नहीं क्या? और तो बसपा को ये क्रेडिट हासिल है, जितनी पार्टियां यूपी में घूम रही हैं सब बसपा के साथ अलायंस कर चुकी क्या? इसलिए बसपा को, भैया नावेशी को गलत तो नहीं कहा, इसलिए बसपा के बारे में ऐसी बात मत करो, सब लोग सम्मान से उसका उल्लेख करो, क्योंकि सब उनके घर गए हो। और एक बात और जान लो, मायावती और कांशीराम किसी घर भी नहीं गए, ये भी लिख लो, लिख लो। नेता बड़े बड़े हुए, मैं सब टिप्पणी नहीं करना चाहता। मायावती और कांशीराम घर नहीं गए किसी के ना। अरे महाराज रुको एक मिनट, मनोज पंडित, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक, कांशीराम के घर देखे, ठीक, मुलायम सिंह यादव का तो आपको फोटो पता ही है आप लोगों को, क्या सब क्या स्थिति परिस्थिति बनाई थी कांशीराम ने, ठीक। सोनिया गांधी गुलदस्ता लेके, क्या कोई बता दे कि मायावती जी मेरे, अखिलेश यादव मायावती घर, कोई नावेशी को कोई ऐसी फोटो दिखा सकता है कि मायावती हमारे घर आए आइसक्रीम लेके? सबके साथ सब नहीं, कोई ऐसा है नेता जो ये कहे कि मेरे घर आई मायावती जी आइसक्रीम लेके या गिफ्ट लेके ये नमस्ते करने? जब तक 13-14% वोट अभी लास्ट इलेक्शन में बीएसपी के पास था, वो उनके पास यूपी में है, तब तक बड़ी कठिन है डगरपन घट की, क्या ये जान लीजिए। वो निकले ना निकले घर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिना निकले भी 13-14% वोट है ना इंटैक्ट, वो हराने के लिए पर्याप्त है। विकास जी गलत तो नहीं कहा, कुछ पार्टियां जिताने के लिए उपयोगी होती हैं, कुछ बसपा जब जन्मी थी तो कांशीराम जी ने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा कि मैं देश के हिंदी भाषी पूरे भारत में बसपा को पहले हराने वाली पार्टी बनाऊंगा, वो दूसरों को जिसको चाहे हरा सके, फिर जिताने की बात करूंगा। मैंने पूछा स्पेसिफिक बताइए, कांग्रेस चाहती है कि ये जो खाद्यान्न योजनाएं बंद कर दी जाए, तो बोलो। व्यवहार किया जा रहा है, केवल राशन उनकी प्राथमिकता नहीं है। अरे तो बोलो ना, बंद करो, ठीक है, ठीक है, अभी रोक दीजिए। मनोज यादव इसका भी बड़ा रट्टा है, मोदी जी अनाज दे रहे, मोदी, तो बोलो ना कि अनाज बंद करो। कोई पार्टी है देश में जो ये बोले? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, नहीं बोल सकते तो बोलो ना मंच पर कि हम मांग करते हैं 80 करोड़ लोगों का अनाज बंद करो। करे कोई मांग माइकल लाल? मैंने कहा एक आदमी को मिल रहा फ्री अनाज, जो इसके खिलाफ है बोले ना कोई। नहीं, जिसको आवश्यकता है उसको राशन मिलना चाहिए। कोई आज तक मुझे नहीं मिला जो बोले, और बाकी बातें गोल गोल घुमा रहे हो सब लोग। अरे भाई, या तो मैं योजना के पक्ष में हूं या योजना के खिलाफ हूं, बात खत्म। देश में भूखों मर जाने दे लोगों को, क्या कोई सरकार हो। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाई, तो क्या कांग्रेस सत्ता से हट जाने के बाद फूड सिक्योरिटी बिल अपने साथ ले जाएगी जेब में रख के? अजब बात करते हो भाई। अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर बनाए देश में, अपने साथ ले जाएंगे क्या भाजपा वाले? अपनी पार्टी ऑफिस में लाके लॉकर में रख लेंगे? यही बात समाजवादी वाले कहते कि इकाना हमने बनाया, जनेश्वर मिश्रा पार्क हमने बनाया, तो घर ले जाओगे क्या भैया? अरे देश के पैसे से बनाया, देश के लिए बनाया, आपको देश ने हटा दिया, बात खत्म करो। इसमें काहे को इतना परेशान होते हो?
ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी टाइप का एटीट्यूड ठीक नहीं है। बोले जिस सड़क पर चल रहे हो ना तुम, हमने बनाई थी। अरे आपने नहीं बनाई दादा रे, जनता के पैसे से जनता के लिए बनी। आपको उसका राजनीतिक लाभ हानि जो मिलना होगा वोट में मिल गया होगा, सबके लिए फ्री फेयर। कल बीजेपी सरकार में ना रहे और ये कहे कि मनोज यादव जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं ये हमने बनाई थी। अरे भाई साहब, आपने नहीं बनाई थी, ये आपका घर का मकान है कि आपने बनाया था? इतना संयम सब लोग रखो। मैं नेताओं में ये भी प्रवृत्ति बहुत देख रहा हूं। बोले जी 71 में हमने, अरे आप गए थे लड़ने, आप गए थे बॉर्डर पे लड़ने, नहीं ना? थोड़ा तो बड़ा मन रखो। हम उसको खाद्यान्न योजना तक नहीं ले जाएंगे, नहीं तो विषय बहुत विस्तारित हो जाएगा। हम फिर मूल विषय पर एक छोटी सी टिप्पणी चाहते हैं। भाजपा कौतुक प्रिय पार्टी हो गई है। कौतुक तो आप समझते हो क्या? जिसमें रहस्य हो, रोमांच हो, थ्रिल, क्या? और यह भी सच है कि दूसरी पार्टियां उसके किसी मूव को समझ नहीं पाती। क्या दूसरी पार्टियां छोड़ो, भाजपा ही नहीं समझ पाती अपने मूव को। पहले से अंदाज नहीं लगा सकती कि क्या होगा। ठीक, बहुतों को टीवी से पता लगता है। जैसे किसान आंदोलन, बीजेपी को एक समय के बाद लगा कि इसमें नहीं अड़ना, ये झटके में विड्रॉ हो गया। नवेद जो कह रहे थे विड्रॉ भी किए और महफिल भी लूट ले। क्या ऐसी कोई स्थिति भविष्य में बन सकती है कि अगर ये मुद्दा तूल पकड़ा, जातिगत जनगणना, तो 5 मिनट लगता है अनाउंसमेंट में? ऐसी कोई स्थिति आ सकती है क्या? राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में खासतौर पर यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वो अपने शासनकाल में किए गए विकास के कामों को अपना निजी काम जैसा मानकर चलने लगे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक बड़े जन समर्थन के साथ सत्ता में रहता है, क्या, मैं अक्सर उदाहरण इंदिरा जी का दिया करता हूं, क्या वो स्थायी तौर पर एक लंबे समय तक भारत में शासक रही और वन वुमेन शो, सरकार भी वही, संगठन भी वही, यूं ही नहीं रही। वैसे नरेंद्र मोदी, वो लोग अपने समकालीन नेताओं से ज्यादा सक्षम, ज्यादा आर्टिकुलेट और जनता की नब्ज को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाने वाले लोग होते हैं। तो वो इंदिरा गांधी बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, वाजपेयी बनते हैं और नरेंद्र मोदी बनते हैं। क्या प्रधानमंत्री तो देवेगौड़ा भी रहे, गुजराल भी रहे, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकते चंद्रशेखर जी भी रहे, नहीं। इसलिए किसान आंदोलन का एक बड़ा विषय सामने है। वो आंदोलन तो देश की 60% आबादी से जुड़ा हुआ था। किसान, हर आदमी किसान कर रहा था। देख ऐसा माहौल देश भर में बना था। फिर क्या हुआ? अचानक से किसान आंदोलन करने वाले लोग आज तक उबर नहीं पाए उस सदमे से, आज तक नहीं उभरे हैं। उनसे पूछी जाएगा चलूनी से, राकेश टिकैत से। तो अगर इतना चढ़ जाए मुद्दा, उसको भी लाके आप डिफ्यूज कर दें, ये कला छुटी है क्या? ये कला वही है मनोज यादव जी के इंदिरा गांधी कहती थी, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। क्या वो अपने नाम का उच्चारण इंदिरा करती थी, क्या, और बच जाती थी ताली, बाकी सब लोग फेल हो जाते थे। फिर क्या प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि कांग्रेस निराशा और हताशा में डूबे लोग कह रहे हैं कब मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। कर लो बात। अब ये कब्र खुदेगी कैसे बेचोगे चुनाव में? ये तो नहीं बिक सकता ना, ये तो नहीं चल सकता ना। और प्रधानमंत्री ने इसका उच्चारण कर दिया तो मोहर भी लग गई, अब ये हट भी नहीं सकता।
अब तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी, असम तो गुजरात तक घूमेगा कि भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी या मोदी तेरा कमल खुलेगा, इसके बीच में लड़ाई है। तो देश कहां जाएगा? कब्र खुदे के साथ तो नहीं जाएगा ना। ये भी इसीलिए मैं कह रहा हूं भाजपा का जो मौजूदा नेतृत्व है उसने समय के साथ इस बात के कई बार प्रमाण दिए कि हम बड़े से बड़ा फैसला भी ले सकते हैं और उस फैसले पर जनता की रजामंदी भी हासिल कर सकते हैं। मुझे याद है जिस दिन नोटबंदी हुई थी, हमको भी लग रहा था कि इसका राजनीतिक नुकसान तय है। नावेद गलत तो नहीं कह रहा, सबको लग रहा था, भाजपा वाले भी मान रहे थे कि नुकसान होगा, सांसद विधायक। क्या हुआ? उसके बाद गुजरात में चुनाव हुआ और भाजपा सरकार बना के आई, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और प्रचंड बहुमत से जीत कर आई। तो कुछ तो समझ है ना नब्ज की। 500 रुपए का नोट बंद हुआ था मित्र। यह भाजपा की प्रशंसा नहीं है, यह विपक्षी दलों को सीखना चाहिए। आप भी उसी इम्तिहान में बैठते हो तो नंबर हासिल करने की कला तो सीखनी होगी ना। 500 रुपया का एक नोट भी जिसके पास ना हो, क्या देश में ऐसा कोई आदमी था उस वक्त? नहीं था। रिक्शे वाले के पास भी एक नोट तो था ही। जब नोटबंदी हुई, भारत की 100% आबादी उससे प्रभावित हुई। हां ये ठीक है, बैंकों में लाइनें लगी थी, संघर्ष हुआ था, कष्ट हुआ था। फिर वोट कैसे आया? ये तो सीखना पड़ेगा मित्र। मुझे लगता है कि अगर ये मुद्दा वहां तक पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए, या जहां तक पहुंचने के बाद बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी रिस्पॉन्ड करे, उस पर सोचे। अभी मैं नावेद जी की बात से सहमत नहीं हूं। अभी बीजेपी की सेहत पर इस मुद्दे से फर्क नहीं पड़ रहा। अभी बहुत दूर, माइल्स टू गो, बहुत आगे जाना होगा जब ये मुद्दा वहां तक पहुंचे, उस तापक्रम तक जहां बीजेपी को लगे कि नहीं दखल देनी है। किसान आंदोलन में पहले दिन थोड़ी बीजेपी को लगा था, 100 दिन के बाद लगा ना, जब 100 दिन आंदोलन चला लिए वो लोग। ये विपक्ष पर निर्भर करेगा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को वो कितना ताप दे सकता है, कितना आगे ले जा सकता है बिना किसी दूसरे मुद्दे में उलझे हुए, भटके हुए, क्योंकि उससे एनर्जी लॉस होती है। एक ही मुद्दे के साथ चलिएगा फुल एनर्जी के साथ, तब जाके वो स्थिति बनेगी कि भाजपा उसको रिस्पॉन्ड करे। और चूंकि सरकार में है तो ये उसके पास प्रिविलेज हमेशा रहेगा। उत्तर प्रदेश में ही मान लीजिए कल को ऐसी स्थिति आ जाए कि लगे गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक ये मुद्दा बन गया, तो योगी आदित्यनाथ को 5 मिनट लगेगा कहने में कि हाँ ठीक है सरकार कराएगी, हम पिछड़ों के साथ हैं। तब ये जो सरकार में होगा ये उसको प्रिविलेज होगा। और विकास जी ने कहा कि भाई मोदी की फोटो के साथ अनाज जा रहा है। देश भर में या किसी भी राज्य में, किसी भी उसमें जहां भी कोई योजना सरकार चलाती है, जो वहां का सबसे बड़ा राजनीतिक चुना हुआ व्यक्ति राज्य है तो मुख्यमंत्री, और यहाँ अपनी फोटो जरूर लगाता है। नावेद जी गलत नहीं कहा? राज्यों में बस्ता बढ़ता है, चीफ मिनिस्टर की फोटो जरूर लगती है। क्या लैपटॉप बांटा था मनोज जी की सरकार ने, क्या उसमें नेताजी की फोटो थी, अखिलेश जी की फोटो थी ना? बिना फोटो का काम कौन करे? चुनाव नहीं लड़ना। इसलिए आप बताइए गुस्सा किस बात से, अनाज बंटने से या मोदी की फोटो से? ये तो देखना होगा ना। और अगर मोदी की फोटो से गुस्सा है तो फिर ये नियम बन जाए कि देश भर में कोई भी मुख्यमंत्री अपने फोटो का इस्तेमाल इस तरह के कामों में नहीं करेगा। धन्यवाद।